तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 8th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि ये जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनी किस तरह से भारत में व्यापार के लिए आती हैं और व्यापार करते करते किस तरह से ये सत्ता हासिल कर लेती हैं और किस तरह से भारत में अपने पैर जमाती हैं और भारत पर फिर अपना राज चलाना स्टार्ट करती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे। तो सबसे पहले बात की गई है मुग़ल बादशाहों की। तो मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब, जो कि आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकतें दिखाने लगे थे। यानी कि जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद जो उनके सूबेदार हुआ करते थे, उन्होंने क्या काम किया, उन सूबेदारों ने जो भी वहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर इनके इलाके हुआ करते थे, उन पर अपनी ताकत दिखाकर अपना नियंत्रण स्थापित करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। यानी कि ये जो राजाओं से हट के जो इनके सूबेदार हुआ करते थे, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, तो इन्होंने जो भी इनकी रियासतें थी, इन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें इन्होंने कायम कर ली थी। और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, तो दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो जब ये छोटे छोटे जो रियासतें थी, जब ये इन पर हक जमाना इन्होंने शुरू कर दिया, तो फिर दिल्ली की जो महत्व जो हुआ करता था, एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली जिस तरह से केंद्र हुआ करता था, वो फिर प्रभाव में न रह सका। 18वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी कि 18वीं सदी की लास्ट की बात चल रही है यहाँ पर। उत्तरार्ध का मतलब बाद का टाइम। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लग गई थी। तो ये 18वीं सदी के लास्ट की बात है। तब क्या होने लगा था, अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत यहाँ पर उभरनी स्टार्ट हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज ही पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी वो भी नहीं थी। यानी कि इनका जो मेन उद्देश्य था, व्यापारिक जो कंपनी आई थी, इनका काम केवल यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से ये लोग आए थे और इनका ये तो कोई उद्देश्य था ही नहीं कि ये भारत में यहाँ पर आए और इन पर शासन करें। तो इसमें यहाँ के इलाकों के कब्जे पर जो है इनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। हम इस अध्याय में यही देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ, कि कैसे वो यहाँ पर स्वामी बन बैठे हैं इस पूरे साम्राज्य पर, कैसे उन्होंने अपना हक जमाना स्टार्ट किया, कैसे कब्जा किया धीरे धीरे पूरे भारत पर। यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखेंगे, तो ये कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी यहाँ पर की जा रही है। तो ये कैप्टन हडसन आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर ये है बहादुर शाह जफर और उनके बेटों के साथ इनको क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है बहादुर शाह जफर को। तो यहाँ पर औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। यानी कि जो सबसे अंतिम हम देखते हैं ताकतवर बादशाह, वो तो औरंगजेब ही था। लेकिन औरंगजेब के बाद जो जितने भी मुग़ल शासक हुए हैं, वो प्रभावशाली तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि पहले के मुग़ल बहुत ताकतवर हुआ करते थे, तो उन्हीं के रूप में इनका भी कुछ वर्चस्व जो था वो बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ, तो यहाँ पर विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। तो यहाँ पर जब ये 1857 का जो क्रांति होती है, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि मुग़लों का वर्चस्व वहाँ पर बना हुआ था। क्योंकि पहले से ही मुग़लों का जो वर्चस्व था वो काफ़ी था, तो इसलिए एक नाम तो इनका चला ही आ रहा था, इसलिए यहाँ पर बहादुर शाह जफर को इसका नेता मान लिया जाता है 1857 की क्रांति का। जब विद्रोह को कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि जब वो जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था उसको कुचल दिया गया, तो यहाँ पर इनको मजबूर कर दिया गया बहादुर शाह जफर को देश को छोड़ने के लिए, और उनके बेटे को जफ़र के सामने ही मार डाला। यानी कि जफ़र के सामने उनके बेटों को मार डाला और जफ़र को देश छोड़ के जाना पड़ा। और ये उस टाइम जो बर्मा जो रंगून है वहाँ पर ये गए थे। तो बहादुर शाह जफर की जो समाधि है वो भी कहाँ पर है, वहीं पर है रंगून के अंदर। तो पूछा भी जाता है कि किस मुग़ल बादशाह की जो कब्र बोलेंगे यहाँ पर, तो कब्र जो है
वो कहाँ पर है, विदेश में है, ऐसे ही बोला जाता है। तो ये बर्मा म्यांमार में है, जो कि क्योंकि प्रेजेंट में हम म्यांमार के नाम से जानते हैं बर्मा को। अब देखते हैं यहाँ पर 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते। तो 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते देखिए कौन कौन से थे। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्रिटिश आइलैंड। तो ब्रिटिश आइलैंड से यहाँ पर सेंट हेलेना से होते हुए, और ये यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप से होते हुए इधर से यहाँ से भारत बम्बई के रास्ते आया जा सकता था, मद्रास के रास्ते, कलकत्ता, ये सारे रास्ते थे। और यहीं से ब्रिटिश आइसलैंड से होते हुए फिर यहाँ से रास्ता समुद्र में जाते हुए कैंटून तक पहुँचा करता था। तो ये उस समय रास्ते हुआ करते थे भारत पहुंचने के लिए। और अफ्रीका से भी यहाँ पर, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है एरिया अफ्रीका, और यहाँ पर ये दिखाया गया है यूरोप वाला एरिया, और यहाँ पर ये जो समुद्री मार्ग है यहाँ से भी लोग आया करते थे। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना आप देखते हैं किस तरह से पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। सन 1600 में, यहाँ पर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने एलिजाबेथ जो प्रथम थी, इनसे चार्टर अर्थात इजाज़तनामा, चार्टर का मतलब हो जाता है इजाज़तनामा, हासिल कर लिया। किसने? तो ये एक इंग्लैंड की कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसने कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। तो जिससे, यानी कि जिससे, किससे? एलिजाबेथ से। तो इन्होंने, कंपनी ने यहाँ से एक अधिकार प्राप्त कर लिया इनसे कि ये कंपनी क्या करेगी, पूरब के साथ व्यापार करेगी, और जिस पर उनका एक अधिकार रहेगा, ये अधिकार उन्हें मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, यानी कि यहाँ पर और कोई कंपनी इनकी होड़ नहीं कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी जो अंग्रेज व्यापारिक कंपनियां हैं उनसे प्रतिस्पर्धा का कोई डर नहीं था या कोई भय नहीं था, यानी कि और भी तो कंपनियां होंगी जो ब्रिटेन से अलग थी, तो वहाँ पर उनसे कोई भी डर नहीं था, कोई भय नहीं था व्यापारिक कंपनियों से। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी, यानी कि उस टाइम पर जो कंपनियां हैं, वाणिज्यिक कंपनियां जो हुआ करती थी, वो मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वो कॉम्पिटिशन से बचकर ही क्या कर सकती थी, मुनाफा जो है वो ज़्यादा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटर ना हो तो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए गैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी, यानी कि इनसे पहले जो पुर्तगाली थे वो भारत में आ चुके थे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री जिनका नाम है वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो वास्को डी गामा था जिन्होंने भारत की खोज करी थी 1498 में। और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे, और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए, यानी कि सबसे पहले तो डच, फ्रांसीसी और इसी के साथ पुर्तगाली भी आ चुके थे। अच्छा, वाणिज्य क्या होता है? तो एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी कि मुख्य व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, इसे कहते हैं वाणिज्यिक। यानी कि सस्ते दाम पे चीज़ें खरीदकर उसको ऊंचे दाम पर बेचना क्या कहलाता है? वाणिज्यिक कहलाता है। तो फ्रांसीसी व्यापारी भी यहाँ पर सामने आने लगे, लेकिन समस्या यहाँ पर ये थी कि सारी जो कंपनियाँ हैं वो एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने हुए बारीक सूती कपड़े थे। अब आपको अच्छा दिखेगा, जूम कर दिया मैंने। तो यूरोप के बाज़ारों में भारत के जो बने हुए सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी यूरोप के अंदर भारत से। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। तो जब चीज़ें, इनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी तो इनका मुनाफा क्या हुआ? धीरे धीरे गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था
कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें, यानी कि उनकी जो कंपटीशन में है, कॉम्पिटिटर कंपनीज़ हैं, उनको वो ख़त्म कर दें, तो ही वो लाभ कमा पाएंगे, उनके पास एक चारा बचा। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। तो इससे क्या होता है, कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत हो जाती है। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती थी, यानी जिसको भी मौका मिलता था वो दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती थी। तो एक दूसरे में इनमें ऐसी टकराहटें चलती रहती थी, ये लड़ाइयाँ होती रहती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। ऐसे कंपनी एक दूसरे के साथ किया करती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। तो ये व्यापार किसकी मदद से चल रहा था, हथियारों की मदद से चल रहा था। और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदियों के ज़रिए सुरक्षित रखा जाता था, यानी जो व्यापारिक चौकियों को क्या कर दिया जाता था, जो व्यापारिक चौकियाँ होती थी उनकी किलेबंदी कर दी जाती थी। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने, व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी इनके टकराव होने लगे और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। तो आइए देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो अब इनको अपना जो चीज़ें हैं वो, अब क्योंकि शासकों के साथ भी इनके टकराव होने लगे, कंपनियों के तो एक दूसरे के साथ हो रहे थे, तो यही इनके लिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से मुसीबतें खड़ा करता है और फिर आगे चल के जब ये इनके लिए मुश्किल हो जाता है तो किस तरह से यहाँ पर फिर चीज़ें आगे चलती हैं। तो अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो कंपनी बंगाल में अपना व्यापार शुरू करती है वहाँ से। अच्छा, फरमान क्या होता है, तो एक शाही आदेश जो होता है उसको कहा जाता है फरमान, ये भी आप याद रखिएगा। तो अब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के, कौन सी नदी, हुगली नदी, जो कि कोलकाता में पड़ती है, तो हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था, यानी जो व्यापारी यहाँ से काम चलाते थे उन लोगों को कहा जाता था फैक्टर। और इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनियों के अफसर बैठा करते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया, यानी कि जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ता गया तो जो कंपनी ने, जहाँ उनके सौदागर हुआ करते थे, जो व्यापारी थे, उन सबको फैक्ट्री के आसपास ही आकर बसने के लिए प्रेरित किया। फिर 1696 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था और 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली थी। यानी कि यहाँ पर अब इन्होंने मुग़लों को रिश्वत दी और उनसे गांवों की ज़मींदारी को खरीद लिया। और इनमें से एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो आप जिसे आज के टाइम में कोलकाता कहते हैं, यही सबसे पहले इनके द्वारा लिया गया था। इनमें से एक गांव जिसका नाम था कलिकाता, बाद में फिर ये कलकत्ता बना और आज हम इसको कोलकाता के नाम से जानते हैं। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर औरंगजेब को इसके लिए तैयार कर लिया कि अब वो जो भी व्यापार करेंगे वो उस पर कोई भी शुल्क नहीं चुकाएंगे। तो फ्री व्यापार की यहाँ पर इन्होंने यहाँ से एक तरह से परमिशन ले ली कि यहाँ पर क्या कर दें कि व्यापार चुकाने कि उन्हें शुल्क चुकाए व्यापार करने, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें जो है वो हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। यानी कंपनी जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें मिल सके और उसने पहले से ज़्यादा अधिकार उनको मिल सके, इन सब का फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त कर मतलब यहाँ पर यही थे कि जो कंपनी है केवल वही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार उसी को दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी के जो निजी अफसर हुआ करते थे उन्होंने भी क्या किया, वो भी अपना व्यापार चलाते थे निजी तौर पर, तो उन्होंने भी टैक्स देना, शुल्क देना बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये फरमान तो केवल जारी करवाया गया था कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो अफसर थे निजी तौर पर वो व्यापार चलाते थे, उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया यहाँ पर। इससे बंगाल में राजस्व वसूली जो थी वो बहुत कम हो गई और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां
ये विरोध क्यों ना करते। कोई सिंपल सी बात है, जब ये विरोध करना इनका लाजमी था, क्योंकि इनके द्वारा जो यहाँ पर जो कंपनी के जो निजी कर्मचारी हैं वो अपना व्यापार चला रहे हैं और यहाँ पर छूट केवल कंपनी को दी गई, लेकिन इसका फ़ायदा ये लोग भी उठा रहे थे। तो यहाँ पर मुर्शीद कुली खां का विरोध करना तो बनता ही था। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती हुई स्थानीय नौकाएं दिखाई गई हैं। विलियम सिम्पसन के द्वारा बनाया गया ये चित्र है। अब इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर बात चलती है व्यापार से युद्धों तक, यानी कि व्यापार होते होते युद्ध कैसे शुरू हो गए। ये है यहाँ पर व्यक्ति जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही घटिया किस्म का आदमी कह लो। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे किस तरह से ये करता है चीज़ों को, यहाँ से कितनी लूट मार करके लेके जाता है ये। अब देखिए व्यापार से युद्ध किस तरह शुरू हुए। तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया, यानी कि 18वीं सदी जैसे स्टार्ट हुई तो इनका जो बंगाल के नवाबों के साथ कंपनी का टकराव जो है वो बढ़ता गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब जो है वो अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी जो क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो पहले तो मुर्शीद कुली खां, फिर वर्दी खां, अलीवर्दी खां और अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, यानी कि कंपनी को ये छूट नहीं देंगे, इन्होंने इससे मना कर दिया। और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से इन्होंने नजराने मांगे कि कंपनी अगर यहाँ व्यापार करेगी तो उसको यहाँ पर टैक्स देना होगा। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया गया कंपनी को, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया गया, क्योंकि ये अपनी किलेबंदी कर देते थे जहाँ व्यापार करते थे अपना, तो इसी किलेबंदी को भी यहाँ पर कंपनी की रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल की जो सरकार की राजस्व वसूली है वो कम होती जा रही है और नवाबों की जो ताकतें हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं। तो ऐसा इन्होंने अपना पक्ष रखा कि जो बंगाल के नवाब हैं, एक तो वहाँ पर से राजस्व वसूली नहीं हो रही और इसी के साथ यहाँ पर जो कंपनी है वो टैक्स भी नहीं चुका रही थी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर नवाबों की ताकतें यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही थी इस वजह से। तो कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का भी प्रयास किया था। तो कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, यानी कंपनी अब ये समझ गई थी कि अगर उसको यहाँ पर अपना व्यापार फैलाना है तो उसको यहाँ पर अपनी आबादी भी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का भी पुनर्निर्माण यहाँ पर करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है प्लासी का युद्ध। अच्छा, कठपुतली क्या होता है ये और समझ लें, किस तरह से जो नवाब हुआ करते थे वो किस तरह से कंपनी के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। तो कठपुतली एक ऐसा खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचा सकते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है और उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये कठपुतली शब्द का यूज़ हुआ है ये मजाक उड़ाने के लिए ही किया जाता था। जब अभी आप पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे किस तरह से कि ये जो नवाब हुआ करते थे किस तरह से कठपुतली बन जाएंगे अंग्रेज़ों के हाथों की, तो उनके लिए इस कठपुतली शब्द का यूज़ किया जाएगा आगे। तो अब जानते हैं प्लासी का युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध जो कि 1756 ईस्वी में हुआ था, ये अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो शासक बनता है बंगाल का उसका नाम होता है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां बनता है और अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बनता है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बनते हैं तो कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से बहुत डर था। फिर इसके बाद सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें दे और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे, यानी कि वो ऐसा एक कठपुतली नवाब चाहती थी जो उनके कहे अनुसार चले, बस वो नाम का ही यहाँ पर नवाब बना रहे, बाकी कंपनी जैसा चाहे वो ऐसा करे। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली।
जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे और किलेबंदी को रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। तो जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला क्या करते हैं, ये अपने 30,000 सिपाहियों को लेके जाते हैं और कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री स्थित थी उस पर जाकर हमला बोल देते हैं। तो यहाँ पर नवाब की फ़ौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदामों पर ताला डाल दिया और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज़ी जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। तो यानी कि इसके बाद क्या होता है, नवाब ने कंपनी के जो कलकत्ता स्थित किले थे वहाँ पर कब्जे करने के लिए उधर का रुख इन्होंने स्टार्ट किया। तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। यानी कि जब इनको पता लगता है कि कलकत्ता हाथ से निकल गया है तो उस टाइम पर निकल जाने की खबर सुनते ही ये मद्रास में तैनात होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव तक ये क्या करते हैं, ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये अपनी सेनाओं को रवाना कर देते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर, अच्छा एक फैक्ट और ये जान लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि प्लासी का जो ये नाम है वो किस तरह पड़ा। दरअसल असली नाम था पलासी था, असली नाम क्या था, पलाशी, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलाशी यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूल के कारण कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है। तो गुलाल जो बनता है वो पलाश के लाल फूलों से बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जब होली पर इस्तेमाल किए जाते हैं कलर्स, तो जब होली पर कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनमें गुलाल हम यूज़ करते हैं, तो वो जो गुलाल होता है वो इसी पलाश का बनाया जाता है। अब अगर आप यहाँ पर ये चित्र देखेंगे तो ये चित्र महान्यायालय कक्ष का है, ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ जो प्रॉपराइटर्स होते थे, प्रॉपराइटर्स की लंदन में स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया का जो हाउस में बैठकें होती थी। यह एक ऐसी ही सभा का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, किस तरह से यहाँ पर होती थी। और ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये है सिराजुद्दौला का चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। ये चित्र किसका है आपके सामने, तो ये है सिराजुद्दौला। तो हमने देखा उधर से जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने अपनी सेनाएं क्या कर दी, रवाना कर दी। तो इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर क्या होता है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो कंपनी की तरफ से यहाँ पर लड़ रहा था, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ था यहाँ पर सिराजुद्दौला, जो कि 1757 में प्लासी में इनके बीच क्या होता है, यहाँ पर युद्ध होता है। और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण यहाँ पर ये रहता है कि उसके सेनापतियों में से एक उसका सेनापति होता है मीर जाफ़र। तो ये मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। तो जब मीर जाफ़र को ये पता चला कि इसको अगर हटाया जाएगा तो मुझे नवाब बनाया जाएगा, तो यहाँ पर इसी वजह से इसने अपनी टुकड़ी के साथ इसमें भाग लेने से प्लासी के युद्ध में मना कर दिया। अब बात करेंगे यहाँ पर संपन्नता का आश्वासन। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड के जो लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 में को कोलकाता से ही चिट्ठी भेजी थी। यानी कि इन्होंने जो विदेश मंत्री थी उनको कलकत्ता से ही चिट्ठी भेजी थी कि लेकिन इतनी विशाल सत्ता, यानी कि अब आप देखिए ये रॉबर्ट क्लाइव बता रहा है, वहाँ चिट्ठी लिख कर भेज रहा है और बता रहा है इंग्लैंड के विदेश मंत्री से, तो वो क्या कहता है इसमें कि लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ। ये किसके लिए कह रहा है, रॉबर्ट क्लाइव खुद के लिए, कि मैं खुद भी यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी
और 3 प्रांतों का कब्जा कोई एक ऐसी चीज़ है जिस पर इतना ज़्यादा शोर मचाना उचित हो। तो इस तरह की यहाँ पर फीलिंग्स थी किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की, जब उसने प्लासी के युद्ध में जीत हासिल की। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। और प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया। तो मीर जाफ़र नवाब बनता है। अब कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कंपनी अभी भी शासन नहीं करना चाहती थी। अभी भी सिर्फ उसको व्यापार से ही मतलब था। उसका मूल उद्देश्य तो केवल व्यापार को फैलाना था। और अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े किया जाता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की ज़रूरत ही क्या थी। तो जल्दी ही जो कंपनी को ये एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा अपनी कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। यानी कंपनी ने इसको नवाब बना तो लिया, लेकिन कंपनी को जल्दी ही ये एहसास भी हो गया कि कब तक आखिर एक नवाब जो है वो उनके इशारे पर चलेगा। उनको भी तो अपनी प्रजा की नज़रों में अपना सम्मान और जो संप्रभुता है वो दिखानी पड़ती थी। तो फिर कंपनी क्या करती, तो फिर मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया। तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो जैसे ही मीर जाफ़र ने विरोध करना शुरू किया तो इन्होंने क्या काम किया, मीर जाफ़र को हटाया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। और अब जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 ईस्वी में, उसको भी यहाँ पर हारना पड़ा। तो यहाँ पर इसको भी हारना पड़ता है, मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो यहाँ पर बक्सर की लड़ाई होती है और इसको भी हरा दिया जाता है। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बनाया गया। तो अब यहाँ पर मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया जाता है और दोबारा से मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया जाता है। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। यानी कि अब उल्टा नवाब जो है वो खुद पैसे देगा कंपनी को, वो भी कितने, 5 लाख रुपए पर मंथ। कंपनी अपने सैनिक खर्चे से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। फिर 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने यह ऐलान किया कि अब खुद ही हमें नवाब बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ये क्लाइव को समझ में आ गया कि अब जो कठपुतली नवाब है अब इनको भी ख़त्म करते हैं बीच में से, और अब खुद ही हम क्या बनेंगे, यहाँ पर नवाब बनेंगे। इस तरह की इनके मानसिक प्रवृत्ति जागृत होती है इनके अंदर। फिर आखिरकार क्या होता है अब देखते हैं। आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। तो लास्ट में क्या होता है, फाइनली 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को क्या कर दिया, बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण जो था उनको मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई और 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। यानी कि वो जो चीज़ें यहाँ से खरीदते थे, जो ब्रिटेन से सोना चांदी लाते थे, उनके बदले इनको खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास जो है भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की जो निकासी है वो भी कम होने लग गई, जब उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा था उसके बाद, तो इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो यहाँ पर बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही और अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपना खर्चा चला सकती थी। यानी कि अब इनको इतनी आमदनी होने लगी कि वो इसके सहारे ही क्या कर सकती थी, कंपनी अपना खर्चा यहाँ पर चला सकती थी, जो भारत से उसको आमदनी होती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फ़ौजों को भी संभाल सकती थी, और तो और वो कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की जो लागत थी उसको भी उठा सकती थी। भारत के ही पैसों से भारत में ही राज करना यहाँ पर एक तरह से इन्होंने शुरू कर दिया था। अब देखते हैं नवाब की शिकायतें। यह 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा था। तो बंगाल के नवाब ने यहाँ पर कहा कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे, यानी कि जो अंग्रेज़ थे व्यापार के लिए आए थे, तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ पर मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। तो यहाँ पर पहले तो उन्होंने विनती करी, विनती करके ज़मीन ली और ज़मीन करके उन्होंने वहाँ पर क्या किया, एक किला खड़ा कर लिया। फिर इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए गए जो कि नदी से जुड़ते हैं,
दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी और उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं और इसी के साथ वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर उनके साथ लूट खसोट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति थी उस टाइम पर। इसके साथ यहाँ पर अब देखते हैं कंपनी के जो अफसर हैं वो नवाब की जगह इनको कहा जाता था नवाब, क्योंकि उनको नवाब कहना तो आता नहीं था, तो ये लोग कहा करते थे नवाब। तो ये नवाब बन बैठे। तो नवाब बनने का मतलब क्या था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के जो पास अब तक सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी थे। अब कंपनी के पास सत्ता थी, ताकत थी, लेकिन इससे कुछ फ़ायदे भी थे। अब कंपनी का ही कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। तो जिस तरह से हमारे नवाब ये रहा करते थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भी क्या करने लगे, इस तरह से रहने का ही ख्वाब देखना उन्होंने शुरू कर दिया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के जो असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। यानी कि कंपनी के जो अफसर हैं उनको पैसे भी दें, तोहफे भी दें, ज़मीन भी दें। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। तो देखिए, मैं कह रही थी ना आपसे, कितना घटिया इंसान निकलेगा ये। आप देखिए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। और 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास, जिसको हम चेन्नई कहते हैं, मद्रास का प्रेजेंट में नाम चेन्नई है, तो इंग्लैंड आया था। तो मद्रास से जब वो इंग्लैंड से, मतलब जब वो इंग्लैंड से कहाँ पे आया था, चेन्नई यानी कि मद्रास आया था, तो उसकी उम्र केवल कितनी थी, 18 साल थी। और 1767 में 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत जो थी वो 102 पौंड के बराबर थी। और दिलचस्प बात तो ये है कि यानी कि यहाँ कह सकते हैं 4,01,102 पौंड थी। तो दिलचस्प बात तो यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार का खात्मा करने का काम सौंपा गया। यानी कि कंपनी के अंदर ही बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ था और उसको उसके दूसरे कार्यकाल में उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम ही सौंपा गया था। लेकिन 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में अपनी सफाई देनी पड़ी थी और सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे और उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो बरी कर दिया गया। लेकिन 1774 में उसने क्या कर ली, आत्महत्या। अब देखिए, ये व्यक्ति आया भारत में, इसने इतने युद्ध लड़े, लड़ाइयाँ करी, सब कुछ, इतने धन दौलत इकट्ठा की, और अंत में क्या होता है, देखो, इसको खुद को ही आत्महत्या करनी पड़ जाती है। तो 1774 में ये क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। कंपनी के जो सभी अफसर थे वो क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठी नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ पर आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था और उन्हें लोग अक्सर एक नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। और नाटकों और कार्टूनों में इनका मजाक बनाया जाता था कि किस तरह से भारत से लूट लूट कर धन लाए हैं और यहाँ पर अमीर बनने का दिखावा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्लाइव जो है, अब यह बताया गया है कि जो क्लाइव था वो खुद को किस तरह से देखता था, जिसने अब आकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान, जब संसद की एक समिति के सामने सुनवाई चल रही थी, तो उस दौरान क्लाइव ने क्या कहा था, तो क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद, जब प्लासी की लड़ाई हुई तो उसके बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। तो अब देखते हैं कि उसने क्या कहा जब प्लासी का युद्ध हुआ। तो इसने कहा कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। यानी कि वहीं के लोग इसके कहने में आकर एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे, और एक तरफ सोना, दूसरे तरफ जवाहरात,
अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ कि मैंने इतना संयम अपने ऊपर कैसे रखा इन सब चीज़ों को देखकर। तो ये कहना था प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव का। अब देखते हैं यहाँ पर कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रतिक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि अनजान जगह जाकर उन्होंने हमला कर दिया, ऐसा उन्होंने नहीं किया प्राय। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल वहाँ पर किया था। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। तो इन्होंने 1764 में जो ये लड़ाई हुई थी, तो इसमें क्या किया, बक्सर की लड़ाई के बाद इन्होंने भारतीय जो रियासतें थी उनमें अपने अपने रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, यानी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, या तो राजनीतिक या फिर व्यावसायिक। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। तो ये क्या करते थे, ये रेजिडेंट जो थे, ये रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी क्या करते थे, भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगते थे। और अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। तो कंपनी ने क्या सौंपा यहाँ पर, रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। तो सहायक संधि का मतलब यही होता था कि आप तो हमें पैसे दो और हमारी जो सेनाएं हैं वो आपकी क्या करेंगी, रक्षा करेंगी। तो इसलिए उनको कंपनी जो है वो अपनी सहायक संधि उन पर थोप देती थी कि आपको सेना रखने का अधिकार नहीं है, जो हमारी सेनाएं हैं वो क्या करेंगी, अब आपकी वही रक्षा करेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ था फिर, तो यहाँ पर सेनाएं रखने का अधिकार इनको नहीं रहता था और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसे देता था, जैसे मैंने अभी बताया। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उन्हें उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लिया करती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेज़ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका ये कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर इनको किया गया, क्योंकि नवाब जो है वो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे और इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। तो इस तरह से ये क्या करते थे, यहाँ से इनसे इलाके भी छीन लिया करते थे। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो ये इस चित्र में अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े हैं नवाब सिराजुद्दौला। ये चित्र बनाया गया है टिल्ली कैटल के द्वारा। तो बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब जो शुजाउद्दौला थे, इनके ज़्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन यहाँ पर वह रेजिडेंट के सामने अपनी चित परिचित शाही जो शानो शौकत थी उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, रेजिडेंट जो होते थे इनकी ताकतें क्या होती थी ये भी देख लेते हैं। रेजिडेंट, ये कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था कि दरअसल रेजिडेंट जो था वो रियासत का राजा होता था और हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे, यानी कि जिसमें कोई हस्तक्षेप ना करे और जैसा वो चाहे इस तरह से अपना काम कर सकता था। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं और शासन के कामों में रेजिडेंट की अगर दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। तो जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गाली मानता है, तो टकराव और उथल पुथल की जो स्थिति थी वो पैदा हो जाती थी। निषेधाज्ञा का मतलब है यहाँ पर निर्देश और अधीनस्था का मतलब होता है दब्बूपन, यानी किसी के दबन में होके काम करना, दब्बूपन। अब बात करेंगे एक महान शेर मैसूर की नाम से जिसे हम जानते हैं, शेर मैसूर, जिनका नाम है टीपू सुल्तान। ये है टीपू सुल्तान का चित्र और इनको हम कहते हैं शेर ए मैसूर। तो जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हित पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, यानी कि सामने से इन्होंने सैनिक टकराव शुरू किया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से बात समझी जा सकती है। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 तक रहा और उनके विख्यात पुत्र जिनका नाम था टीपू सुल्तान
इनका शासनकाल हुआ करता था 1782 से 1799 तक। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर जो है काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी। फिर 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। यानी कि इन्होंने एक तो कंपनी का तो सारा निर्यात रोक ही दिया, साथ ही साथ जो सुल्तान ने क्या किया, जो स्थानीय सौदागर थे उनको भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। तो टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी थे, फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। उन्होंने अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन भी किया था फ्रांसीसियों की मदद से, टीपू सुल्तान ने। अब देखिए जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान के बेटे को यहाँ पर बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। तो ये टीपू सुल्तान के बेटे को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, किसके सामने, कॉर्नवालिस के सामने। तो कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की जो संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी थी और इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। ये किसके बेटे हैं, तो टीपू सुल्तान के। ये जो ब्रिटिश चित्रकारों ने इस दृश्य को ऐसे दृश्यों को तस्वीर बनाने में इनको बड़ा मज़ा आता था जिसमें अंग्रेजी सत्ता की विजय दिखाई गई हो। तो इस तरह के चित्र उन्हें बनाया करते थे ये लोग। अब सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज जो थे वो आग बबूला हो गए थे। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को ये लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। एक तो 1767 से 1769, फिर 1780 से 1784, फिर 90 से 92 और फिर लास्ट हुई थी 1799 यानी 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पूरे वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। किसके हाथों में, वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। तो सहायक संधि यहाँ पर इन पर भी सौंप दी गई मैसूर पर। अब देखते हैं टीपू की कहानियाँ। तो राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है टीपू सुल्तान की। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। तो फ्रांसीसी के साथ इनके अच्छे संबंध थे, तो अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ एक बार वो जंगल जाते हैं, शिकार खेलने गए। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और जो उनकी कटार थी वो भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया और इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो ये यहाँ पर टीपू सुल्तान के बारे में प्रचलित ये कहानी है। टीपू सुल्तान का जो खिलौना है वो भी शेर यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर शेर देखिए किस तरह से अंग्रेज को खाता हुआ दिखाया जा रहा है। तो यह टीपू के एक विशालकाय मशीनरी खिलौने की एक तस्वीर है। तो ये टीपू सुल्तान का एक खिलौना है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो ये नकली शेर दहाड़ता हुआ सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। और अब यह खिलौना शेर जो खिलौना शेर है ये कहाँ पर है, ये लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। अब बात करेंगे मराठों से लड़ाई की। तो अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी जो थी वो मराठों की ताकतों को भी काबू और यहाँ पर क्या करती थी, तो ये कंपनी जो थी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया।
इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में आ गई थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, पेशवा मतलब एक सर्वोच्च मंत्री जो होता था, तो ये सारे सरदार एक सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिरकार के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्ध कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर यहाँ पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध हुआ था 1782 में, सालबाई की संधि के साथ ये खत्म हुआ था, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 में। ये कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित जो आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की जो ताकत को पूरी तरह से यहाँ पर कुचल दिया गया था और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण यहाँ पर हो चुका था। कन्फेडरेंसी का मतलब होता है, कन्फेडरेसी मतलब गठबंधन। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है और अब देखेंगे हम सर्वोच्चता का दावा किस प्रकार किया जाता है। सर्वोच्चता का दावा देखेंगे यहाँ पर, उपरोक्त जितने भी हमने विवरण पढ़े उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का ये दावा था कि उनकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास ये माना करती थी और यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। ऐसी सोच उनकी नीतियाँ जो बात की देखेंगे उनमें साफ तौर पर दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो फिलहाल कर्नाटक में स्थित है, कि एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो यहाँ पर कर्नाटक की एक रानी थी चेन्नम्मा, तो चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है रानी चेन्नम्मा की। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने ये प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन यानी कि चारों तरफ से समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया उन्होंने और आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया और प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई एक मूर्ति है। अब 1830 के दशक में क्या होता है, तो 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को ये डर था, ये भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले और इसी डर के चलते अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण यहाँ पर स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन प्रतिस्थापित कर लिया। यानी कि इन्होंने क्या किया, वहाँ पर अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ पर अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। फिर 1843 में सिंध भी इनके कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ पर महाराणा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी, लेकिन फिर 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण यहाँ पर कर लिया महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद। अगर आप ये चित्र देखेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह का दरबार यहाँ पर आपको दिखाया गया है, किस तरह से दरबारी उनके दरबार में आया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं विलय नीति जो कि अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। तो विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर इसको कहा जाता है। ये 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी, इनके शासनकाल में चली और लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। ये जो विलय नीति है यह इस सिद्धांत पर, इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है
तो उसकी रियासत को हड़प कर लिया जाएगा, यानी कि कंपनी है, कंपनी के भूभाग का हिस्सा उसको बना लिया जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सबसे पहले सतारा, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी वो जगह थी जिसको अंग्रेजों ने विलय की नीति के अंदर शामिल किया था, कौन सी जगह थी, तो ये थी सतारा। इसको 1848 में, फिर संबलपुर 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी को 1854 में अंग्रेजों के हाथ में ये चली गई। आखिरकार फिर क्या होता है, तो ये सब तो इन्होंने यहाँ पर विलय नीति के द्वारा उसमें मिला लिया। फिर आखिरकार 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया और उन्होंने ये कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ादी कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा, और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में फिर शामिल हो गए। ये चित्र जो आपको दिखाया गया है ये संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ये भारत का उस दौरान का चित्र दिखाया गया है। ये जितना भी आपको यहाँ पर रेड वाला पोर्शन दिखाया गया है ये वो क्षेत्र है जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। जो जितना भी रेड वाला ये ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। इसके अलावा जो ये जो येलो वाला क्षेत्र दिखाया गया है, ये येलो वाला क्षेत्र वो सारा का सारा क्षेत्र है जो ब्रिटिश शासन के अधीन था। ये कब का चित्र दिखाया गया है, तो ये चित्र है 1797 का। लेकिन 1797 के बाद 1840 आते आते ये जो येलो वाला पार्ट है, अब देखिए अब कितने ज़्यादा क्षेत्र पर ये भारत ब्रिटिश शासन का यहाँ पर अधिकार हो गया, और कितना कम क्षेत्र यहाँ पर भारत का रह गया जो कि उससे अलग था। ये 1840 का चित्र है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1857 का क्षेत्र, तो इस 1857 के क्षेत्र में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर तो और भी ज़्यादा क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, और बहुत ही कम क्षेत्र यहाँ पर ऐसा बचा है जिस पर इनका जो कब्जा था जो इनके अधीन एक तरह से नहीं था। इसी के साथ अगर आगे बात की जाए, अब देखेंगे नए शासन की स्थापना किस तरह से होती है। यहाँ पर गवर्नर जनरल आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 से 1785 तक उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से ये एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई मद्रास में भी सत्ता अपनी हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें कहा जाता था प्रेसिडेंसियाँ। तो जो ब्रिटिश इलाके थे प्रशासकीय इकाइयों में जो बटे हुए थे उनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। तो बंगाल, मद्रास और बम्बई ये क्या हुआ करती थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी उस टाइम पर। हर एक का शासन जो है वो गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए और न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार जो है वो खास तौर से उल्लेखनीय है। अगर यहाँ पर बात की जाए काजी की, तो काजी क्या होता था, ये एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती, ये मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद था जो कानूनों की व्याख्या करता था, और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाया करते थे जो मुफ्ती सुनाया करता था। बात की जाए महाभियोग की, तो ये जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का जो ऊपरी सदन होता है उसमें व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे क्या कहा जाता था, महाभियोग कहा जाता था। तो यहाँ पर अब 1772 में क्या होता है, जब ये वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान ये किया गया कि हर ज़िले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित के लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। जो फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो यहाँ पर दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिले के कलेक्टर होते थे, और जो मौलवी और हिंदू पंडित थे उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। और फौजदारी जो मामले थे उन्हें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थे, लेकिन उनकी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अगर यहाँ पर आप इस चित्र को देखेंगे तो ये यहाँ पर ये वो चित्र दिखाया गया है जब वॉरेन हेस्टिंग्स पर यहाँ पर मुकदमा चल रहा था। तो ये आरजी पोलार्ड के द्वारा चित्र दिखाया गया है बनाया हुआ। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने
उस पर बंगाल का शासन ठीक से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते ही हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया और ये मुकदमा हेस्टिंग्स पर 7 साल तक चला था। अब बात करते हैं यहाँ पर एक बड़ी समस्या क्या थी इसके बारे में। तो एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण जो थे वो पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे और इस भिन्नता को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने के काम सौंपा गया, क्योंकि सब अपने अपने अनुसार जो उन्हें ठीक लगता था ऐसे कानून बना देते थे, उनकी ऐसी व्याख्या कर देते थे। तो यहाँ पर क्या किया गया, सबको मिलकर 11 पंडितों को एक संकलन करके सबको एक साथ कानून बनाने के लिए कहा गया। एन.बी. हॉलैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। इसी के साथ भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का केंद्र बन गया था, जिसमें पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। अगर यहाँ पर बात की जाए, ये देखिए, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। तो मैं उनके यानी कि हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, जिनके देश में उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। यानी कि ये भारत की तरफ से इन पर ये कह रहे हैं कि जिन्होंने उनके यहीं पर ही रहकर उन्होंने क्या कर दिया, उन्हीं के अधिकारों को पैरों के तले रौंद दिया, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदों के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु, सबके उत्पीड़क, उस पर महाभियोग चला रहा हूँ। किस पर? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। अब बात करते हैं कंपनी की फ़ौज की। तो कंपनी की फ़ौज की यहाँ पर बात की गई है। तो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता जो थी वो सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज जो थी वो मुख्य रूप से घुड़सवार, यानी सवार का मतलब है घोड़े पर चलने वाले जो प्रशिक्षित होते थे वो, और पैदल थी। उन्होंने तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे, यानी कि स्थानीय जो जमींदार हुआ करते थे वो ज़रूरत पड़ने पर ही क्या करते थे, मुगलों को पैदल सैनिक यहाँ पर मुहैया करा देते थे। यहाँ पर अगर बात की जाए आगे, तो देखिए 18वीं सदी की बात है। तो 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने ये भी तरीका अपनाया कि अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे, तो वो लोग क्या कहते थे, सिपोय आर्मी इसको कहा करते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना जो है वो घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत उन्हें कम होती गई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलने लगी, तो कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरतें कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मास्केट होते थे, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। धर्मशास्त्र की अगर बात करें, तो धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए थे। सवार जो होते थे वो घुड़सवार को यहाँ पर कहा जा रहा है, जो घोड़े पर सवार थे। मस्केट जो होते थे, मस्केट ये पैदल सिपाहियों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो भारी बंदूक होती थी, उसको मस्केट कहा जाता था। और मैचलॉक जो था,
ये शुरुआती दौर की बंदूक थी जिसमें बारूद की माचिस से चिंगारी दी जाती थी, इसलिए इसको मैच लॉक कहा जाता था। तो यहाँ पर माचिस से चिंगारी इसमें दी जाती थी। ये चित्र अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार के द्वारा ये बनाया गया है। तो मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी को अपने घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी कि उनकी आखिरकार उनकी महत्व क्या था, उनकी अहमियत क्या थी। तो 19वीं सदी की अगर यहाँ पर बात की जाए, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से उन्होंने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेंड, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि जो पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज जो हैं वो कई बार जाति समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? तो सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। ये 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है, और इस विद्रोह के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि इस चैप्टर का आखिरकार निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया तेज हुई, और तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था, लेकिन भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनका परिवार भारत जैसे दूर देश आने लगे। फिर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। तो 1857 की जो क्रांति होगी तब तक, उससे पहले तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% पर आबादी पर जो है कंपनी का वो सीधा शासन स्थापित हो चुका था, और देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष, ऐसा है कि अप्रत्यक्ष रूप से पूरे पर ही इनका प्रभाव देख सकते हैं। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपना नियंत्रण जो है वो ले चुकी थी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा इनके बारे में। चलिए, अगर आप ये चाहते हैं हम ये भी कर ले तो हम कर लेते हैं भाई, इनके जोड़े मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए सिपाही, तो सिपाही शब्द यूज़ किसके लिए किया गया? सिपोए कहा गया इनको। शेर मैसूर किसको कहा गया? टीपू सुल्तान को। रानी चेन्नम्मा, इन्होंने कित्तूर में जो अंग्रेज़ विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। और दीवानी क्या था? तो दीवानी था भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो आशा करती हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।